All right, we are live, everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्य। बच्चे, आपके ड्रॉपर बैच में अब हम 12th स्टार्ट करेंगे। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 12th वाले पार्ट में। तो आप जिस जिस बच्चे को डाउट है वहां पे जाके आप उसको पूरा पढ़ सकते हो। लेक्चर 1 से लास्ट तक पूरा पढ़ाया हुआ है, प्लस उस पर बेस हमने क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड जेनेटिक्स हमने शुरू कर दी थी। जेनेटिक्स के जो वेटेज है वो हर साल दर साल मैं कहूंगी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज एक ये चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज MBI, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे 7 to 8 क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, 7 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम वन पर्टिकुलर चैप्टर। अब आप सोचिए, जब आपको पता है कि इससे 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने सारे मार्क्स ये सिंगल चैप्टर कैरी करता है, तो इस चैप्टर का तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक भी कोना कहीं से भी एनसीईआरटी का आप मिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए बच्चे, क्लास में आपको एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्लस बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस को भी एम्बेड किया है, ताकि आप जितना पढ़ाई करो साथ साथ में आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिलेंगे, एवरी क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट यू विल गेट एन क्लियर आइडिया कि किस टाइप के सवाल यहां से पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ऑलराइट एवरीवन, तो हम शुरुआत करते हैं अपने सुपर अमेजिंग क्लास की। उससे पहले सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड्स को, बिकॉज आपका इन्फिनिटी लर्न इज बाय श्री चैतन्य ग्रुप एंड वी आर होपिंग टू गेट टॉपर्स इन द नीट ऑल्सो। जेई में तो रैंक 1 बच्चा वाज फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट ओनली, अब नीट में भी सेम रिजल्ट्स रेप्लिकेट होने वाले हैं। तो कोई भी आप देख लो, एमसेट देख लो, टॉपर्स वर फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट ओनली। अभी अभी आपका रिजल्ट आया था, तो सारे टॉपर्स यहीं से आ रहे हैं। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें यहाँ समझाई जाती होंगी, बड़ी अच्छी सी रेसिपी आपको बतलाई जाती होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। राइट एवरीवन, तो वही आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है आउट ऑफ जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर, एंड इसको हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आज शुरुआत होगी पहले टॉपिक की, विच इज द डीएनए। भाई, मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही अपने गुरु का, अपने प्लेटफॉर्म का चयन कर लो, बिकॉज बाद में जाकर के वो आप ना एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ लेते हो। अब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है कि यहाँ पे तो सर मैम ने ये समझाया, वहां पे सर मैम ने ये समझाया। तो जहां पे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप रेजोनेट करते हो, उसी प्लेटफॉर्म पे उसी टीचर के साथ में बंध जाओ, लग जाओ अभी से, है ना। बाद के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो उसको। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं आपने आज की सुपर अमेजिंग क्लास की, विच इज अबाउट द डीएनए। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर हम समझेंगे, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या था, चार्गफ रूल क्या होता है, डबल हेलिकल मॉडल की कैसे डिस्कवरी हुई, डबल हेलिकल मॉडल होता क्या है, ये सारी बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज की इसी कक्षा में। Along with that, we will also do some super amazing question. तो you just have to stay with me throughout the lecture. शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। अगर मैं बात करूं बच्चे डीएनए की, डीएनए आपको पता है, डीएनए इज योर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विल बी योर डीएनए। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरी करेगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो वहां पे डिफरेंट आपको लेंथ देखने को मिलेंगी, यूकैरियोट्स में डिफरेंट लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो एनसीईआरटी ने आपको ये 4-5 लाइंस लिखी हुई है। क्या कहती है एनसीईआरटी? द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड as the number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as base pair present in it। कितना उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज योर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज योर पॉलीमर ऑफ nucleotides. What is a nucleotide? Nucleotide will be your, we have nitrogenous bases, we have sugar, and we have phosphate.
दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ ऑफ डीएनए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज द बेस पेयर, कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द डीएनए। अब एनसीईआरटी कहती है कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हर एक ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए ही प्रेजेंट होगा। जैसे कि मेरा बैक्टीरियोफाज हो गया, बैक्टीरियोफाज जिसमें क्या नोन एज 5174, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड्स बच्चे? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफाज लेमडा में, ये मेरा 5 वाला है, लेमडा के अंदर 48502 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ई कोलाई के अंदर आपके 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स है। एंड द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन इज 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, वी आर 2n। यस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द डीएनए, तो दैट विल बी द n कंटेंट, है ना। हम डिप्लॉयड है, हम 2n है, तो 2n की वैल्यू कुछ और होगी, n की वैल्यू कुछ और होगी। तो बच्चे डीएनए बेसिकली आपको ये समझाता है कि कितना आपका न्यूक्लियोटाइड वहां पे प्रेजेंट है, दैट डिफाइंस द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो जो ये डाटा आपको दिया, ये पूरा एनसीईआरटी का एज इट इज डाटा आपको दिया हुआ है। तो भाई शुरुआत करते हैं अपने पहले ही सवाल से। मैंने कहा आप थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे ताकि आपके मस्तिष्क में बात एकदम बैठ जाए जो आपसे एनसीईआरटी की थ्योरी में दी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट फॉर ह्यूमन डीएनए? What is the haploid content for human DNA? क्या होगा haploid content? So we are having the options. Number 1 is 4.6 into 10⁶ base pair. Then we are having 3.3 into 10⁸ base pair, 6.6 into 10⁹ and 3.3 into 10⁹ base pair। NCERT का डाटा है, आप लोग सोल्व करो। साथ में मैं भी आपको समझा देती हूँ कि हमारे एनसीईआरटी में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है दैट हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द डीएनए विल बी 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। दिस विल बी योर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो बेसिकली वी आर हैविंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो आपका न्यूक्लिक एसिड बनाती है। बीट डीएनए व्हिच इज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बीट आरएनए व्हिच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो जाएगा। तो उस चेन में आपके 3 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 हो जाता है आपका नाइट्रोजनस बेसिस, देन वी आर हैविंग पेंटोज sugar, ribose in case of RNA, deoxyribose in case of DNA, and then we are having phosphate group। तो ये 3 एंटिटीज, ये 3 कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। तो बच्चे आप ये 3 चीजें पाई जाएंगी डीएनए में। वी हैव नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाउ एक एक करके आपको समझाती हूं। सबसे पहला आपका नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में बच्चों वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 प्यूरिन्स, हमारे पास प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड हमारे पास पिरिमिडिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 टाइप का आपका नाइट्रोजनस बेसिस है, आइदर वी कैन हैव प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन्स और वी कैन हैव प्रेजेंस ऑफ पिरिमिडिन्स, राइट। अगर हम बात करें प्यूरिन की बच्चे, तो प्यूरिन में हमारे पास आ जाते हैं एडेनिन। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है मैम, हमने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ लिया है। तो आप बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपसे सिंपली यही पूछ लिया गया है कि प्यूरिन कौन कौन से हैं, पिरिमिडिन कौन कौन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्यूरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द आरएनए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं एग्जाम में। तो इतने सिंपल साधारण क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन में मेरे बच्चों आ जाते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। तो जो आपके प्यूरिन है
वो तो एडेनिन ग्वानिन ही होंगे, बीट डीएनए बीट आरएनए। बट जो आपके पिरामिडिन्स है, साइटोसिन इज कॉमन पिरामिडिन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये क्वेश्चन आया था जो मैं एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपको अभी समझाई। क्या क्वेश्चन आया था बच्चे? मैंने कहा साइटोसिन इज द कॉमन, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कॉमन पिरामिडिन बिटवीन योर डीएनए एंड आरएनए। तो चाहे डीएनए का स्ट्रक्चर हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही साइटोसिन तो पाया जाएगा। जो थायमीन है वो एक्सक्लूसिवली आपको डीएनए में देखने को मिलेगा। यस, यूरेसिल जो है वो एक्सक्लूसिवली आपको आरएनए में देखने को मिलेगा। तो मैम क्या डीएनए के स्ट्रक्चर में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा? यस, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। तो मैम क्या आरएनए में थायमीन नहीं होगा? यस, आरएनए में थायमीन नहीं होगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोनों स्ट्रक्चर में जो कॉमन आपका पिरामिडिन है दैट विल बी योर साइटोसिन। तो साइटोसिन पाया जाएगा इन द बोथ डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन के अगर हम बात करें तो एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन आपके बीट डीएनए बीट आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो भाई आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, 3 एंटिटीज आ जाती हैं। नंबर 1 इज नाइट्रोजनस बेसिस विच माइट बी प्यूरिन, विच माइट बी पिरामिडिन। प्यूरिन में वी आर हैविंग एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरामिडिन में वी आर हैविंग साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिस कॉमन है दोनों में, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही साइटोसिन पाया जाएगा। थायमिन स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली डीएनए में होगा, यूरेसिल एक्सक्लूसिवली आपका आरएनए में होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास है जी पेंटोज शुगर। अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की तो we have deoxyribose sugar and we are having बच्चों राइबोज शुगर। 2 टाइप की है। राइबोज शुगर में ही अगर आप एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दे बन जाएगा डिऑक्सीराइबोज शुगर। तो जो राइबोज शुगर है बच्चे ये पाया जाता है आपका आरएनए में एंड ये डिऑक्सी वाला पाया जाता है आपका डीएनए में। ये पाया जाता है किसमें? डीएनए में। तो ये होगी आपकी पेंटोज शुगर। देन वी आर हैविंग फॉस्फेट ग्रुप। तो आप देखिए 3 चीजें हैं आपकी, तीनों चीजें मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड बनाती है। न्यूक्लियोटाइड कहा मैंने, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। हेलो फारिश, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। इसमें अगर मैं फॉस्फेट को भी ऐड कर दूं तो बन जाएगा मेरा न्यूक्लियोटाइड, राइट? तो एक न्यूक्लियोटाइड में मेरे 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस में मेरे पास प्यूरिन एंड पिरामिडिन आ जाएगा। प्यूरिन में आई एम हैविंग एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरामिडिन में आई एम हैविंग साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। एम आई क्लियर to all the kids out there? Am I clear? चले आगे। Yes or no? Am I clear? हाँ जी, तो ये देखने में बहुत सिंपल सी स्लाइड आपको लग रही है बच्चे, बट इसी स्लाइड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई नो इट वेरी वेल। इसको आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो, इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि मैम इतना एम्फोसिस देके क्यों समझा रही हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने साधारण से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूं मैं किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से। पारुल्स प्रणाम बेटा, प्रणाम। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। ऑप्शंस आपको ये 4 दे दिए हैं, बताओ जी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए इतने सिंपल सी स्लाइड से भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। अब याद करो मैम ने समझाया था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में मैम ने कहा था नाइट्रोजनस बेसिस है, शुगर है, फॉस्फेट है। नाइट्रोजनस बेसिस में मैम ने कहा था वी हैव प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन में तो मैम ने कहा था कि एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल आर द पिरामिडिन्स। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो प्यूरिन में मेरे पास थे एडेनिन एंड ग्वानिन। एम आई क्लियर? यस, तो आंसर विल बी योर एडेनिन एंड ग्वानिन। और ये दोनों ही आपके डीएनए में भी पाए जाते हैं एंड आरएनए में भी पाए जाते हैं। इट इज पिरामिडिन which makes the difference, it is not the purine, it is the pyrimidine which is going to make the difference, because among the pyrimidines thymine is into DNA, uracil is into your RNA. That is the major difference between these two. ठीक है मुमताज?
मुमताज, हाँ एजी, एजी, हाँ मैं कॉमनली ये समझाती हूँ बच्चों को, आपकी मम्मी घर पे बुलाती है ना पापा को प्यार से, एजी सुनते हो इधर आना, तो दैट एजी इज एडेनिन एंड गुआनिन, राइट। चलो तो ये दोनों आपके प्यूरिन हो जाते हैं। देख लेते हैं कुछ एक और क्वेश्चन जो इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बच्चे 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। Which of the following nitrogenous bases are common for both RNA and DNA? कॉमन पूछा है, जो दोनों में पाए जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस मैम ने दे दिए हैं, दिमाग लगाओ, सोचो कि ऐसा कौन से नाइट्रोजनस बेस थे जो दोनों में पाए जा रहे थे। हाँ जी, दिमाग लगाओ, सोचो ऐसे कौन सा नाइट्रोजनस बेस था पारुल, मुमताज, जो कि दोनों में पाया जा रहा था। तो फटाफट से रिवाइंड करो अपने नॉलेज को। मैम ने कहा था नाइट्रोजनस बेसिस जो है, मैं समझा रही हूं, आप लोग मुझे आंसर करो चैट बॉक्स में। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। वी कैन हैव प्यूरिन्स, नंबर 1, नंबर 2 वी कैन हैव पायरिमिडिन्स, ये 2 प्रकार के थे। ठीक बात है बच्चे। पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स में हमने कहा था एडेनिन है एंड गुआनिन है। यस, पिरिमिडिन्स में हमने कहा था साइटोसिन है, थायमिन है, यूरेसिल है। ये तो दोनों ही पाए जाते हैं डीएनए आरएनए में, एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ। ये एक्सक्लूसिवली डीएनए में है, ये एक्सक्लूसिवली आरएनए में है। ठीक बात है जी, यही बात हुई थी। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों आपके तीनों में पाए जा रहे हैं। अब देख लो जी, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, जी डीएनए में भी होंगे दोनों और आरएनए में भी होंगे। गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होगा। थायमिन सिर्फ डीएनए में होगा। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होगा। जो दोनों में हो वो आपसे पूछा हुआ है। तो पारुल, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन। ये आपके डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाया जाएगा। करेक्ट बात है बच्चे, करेक्ट है। यस, Am I clear to all the kids out there? भाई सेशन को शेयर करो अपने सारे ग्रुप्स में बच्चों। इतनी अमेजिंग क्लासेस आपकी हो रही है, आपको A to Z सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। A to Z प्लीज सेशंस को शेयर किया करो, बिकॉज दैट विल बूस्ट आवर मोरल ऑल्सो। हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे सेम प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चे बैठ के अपनी उस मेडिकल कॉलेज की एक गवर्नमेंट सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बैठ करके एक सेम एनर्जी के साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, तो शेयर किया करो अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जहां जहां पे भी आपको लगता है कि मेरे ग्रुप्स है, हर कहीं इसको जरूर शेयर किया करो। राइट, चलो चलते आगे। समझते हैं कि कैसे हमने समझा कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल मॉडल है। शुरुआत कहां से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी ये 2 महानुभाव से, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है ये फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने डीएनए की हिस्ट्री के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर को डिराइव करने में योगदान अपना दिया। शी वाज द फर्स्ट वुमन। इनको कैंसर हो गया था, तो नोबेल प्राइज मिलने से पहले ही इनकी डेथ हो गई, तो ये नोबेल प्राइज भी नहीं ले पाई थी। तो इनका बड़ा ही अहम योगदान भी था, फ्रैंकलिन का। बहुत अच्छे पारुल मैम शेयर किए, सब्सक्राइब कर लिया, चलो शाबाश। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे फ्रैंकलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान भी था। योगदान क्या था? इन्होंने विल्किंस सर के साथ में मिलके एक्सरे फोटोज निकाली डीएनए की। उस टाइम पे हम देखो, आज बहुत इजी, आप जाते हो हॉस्पिटल में, बड़ा इजीली आपका एक्सरे हो जाता है। उस टाइम पे एक्सरे को फाइंड आउट करना, एक्सरे से पिक्चर्स को क्लिक करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। उस टाइम पे इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके डीएनए का स्ट्रक्चर निकाल के दिया। Based upon their study, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया। अगर ये एक्सरे नहीं निकलता तो वॉटसन एंड क्रिक सर डबल हेलिकल मॉडल नहीं दे पाते एट एनी कॉस्ट। एंड एक और चीज आपको गुत्थी सुलझाऊं, विदाउट देयर कॉन्सेंट उन्होंने इनके डाटा को यूज भी कर लिया था। तो ये चलता रहता है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस सर ने मिलके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया, एक्सरे डीएनए का स्ट्रक्चर आपको सामने दिया। जब तक कि ये सामने नहीं आता आपका डबल हेलिकल मॉडल कभी भी फाइंड आउट नहीं हो पाता। तो इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा जो एक और मेजर कंट्रीब्यूशन था दैट वाज चारगॉव सर रूल।
चारगफ सर के बारे में आप सबने सुना होगा, चारगफ रूल दिए थे इन्होंने, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन किस रेशो में प्रेजेंट होना चाहिए ये समझाया था इन्होंने। तो अगर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड चारगफ रूल नहीं होता तो आज भी हम जूझ रहे होते कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल मॉडल है या सिंगल है, जो हेलिक्स उसमें कौन से प्यूरिन प्रेजेंट है, क्या पिरिमिडिन है, क्या रेशो होता है, क्या एडेनिन ग्वानिन से बाइंड करता है या थायमीन से बाइंड करता है, आज भी हम इन बातों से जूझ रहे होते। तो थैंक्स टू दीज 3 साइंटिस्ट, इनकी वजह से ही आज डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर हम समझ पाते हैं एंड हमें समझ में आ गया कि हाँ जी एक्चुअल में वी हैव एडेनिन, वी हैव थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। जो भी सारी बातें आप पढ़ोगे अभी थोड़ी देर में, वो सारी बातें वाज रिजल्ट ऑफ दीज 2 डिस्कवरीज। तो वी शुड थैंक देम। तो चारगफ रूल की अगर हम बात करें, जिससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने जा रही हूं। तो चारगफ सर ने क्या समझाया हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में? चारगफ सर ने मेजरली स्टडी करी प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की। उन्होंने कहा कि एक डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जितना प्यूरिन एंड पिरिमिडिन दे आर इन द इक्वल अमाउंट, कोई भी ज्यादा या कम नहीं है। पारुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। यस, तो इन्होंने कहा कि प्यूरिन एंड पिरिमिडिन दोनों इक्वल अमाउंट में आते हैं। तो भाई जितना मेरा प्यूरिन है डीएनए में उतना ही मेरा पिरिमिडिन होगा, ठीक है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, इक्वल अमाउंट होगा। नाउ प्यूरिन फाउंड इन डीएनए आर एडेनिन एंड ग्वानिन। हमको पता है कि प्यूरिन तो मेरे एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, पिरिमिडिन मेरे साइटोसिन एंड थायमीन होते हैं। यस, हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं। पहली चीज, चारगफ रूल आर एप्लीकेबल फॉर डबल हेलिकल डीएनए ओनली, they are not applicable for RNA because वो आपका सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल चेन में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर डबल हेलिकल मॉडल बिकॉज वी हैव द 2 चेन्स रनिंग इन द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो उस 2 चेन्स में जो डबल हेलिकल मॉडल है उसमें आपका प्यूरिन एंड पिरिमिडिन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ध्यान देना मैं जो समझा रही हूं, यहाँ पे आप गलती करते हो। कहां पे? प्यूरिन जितना है उतना ही पिरिमिडिन है, मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन जितना हुआ उतना ही साइटोसिन प्लस थायमीन हो गया। Now listen to me very carefully everyone. A plus G which is purine divided by C plus T which is pyrimidine equals to 1. A plus G by T plus C is 1 and this value is 1 for every species. कोई भी स्पीसीज हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, इकोलाई हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके अंदर दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। ध्यान देना मेरी दूसरी बात पे। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि A प्लस टी डिवाइड बाय G प्लस सी दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। बताओ, लगता है आपको? पारुल बिल्कुल सही बात पूछी। A एंड G इक्वल होंगे? जी नहीं बेटा, A एंड G इक्वल नहीं होंगे। A प्लस टी इक्वल्स टू, सॉरी, A प्लस G इक्वल्स टू C प्लस टी विल बी इक्वल। A एंड G इक्वल हो? नो, A प्लस G इक्वल्स टू C प्लस टी विल बी इक्वल। ध्यान से सुना, वापस से समझाती हूं। मैंने कहा चारगफ सर ने समझाया जितने प्यूरिन होंगे डीएनए में उतने ही पिरिमिडिन होंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ज्ञान चक्षु ओपन करके। यस, जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडिन है। प्यूरिन क्या क्या होते हैं मेरे डीएनए में? मैम एडेनिन एंड ग्वानिन होता है। पिरिमिडिन क्या क्या होते हैं? मैम साइटोसिन एंड थायमीन होता है। तो A प्लस G which is by purines, C plus T which is by pyrimidines, purine by pyrimidine is equals to 1. That value will be constant for all the species. But इसका just opposite अगर मैं कर दूं, which is A plus T. अब A तो मेरा प्यूरिन है बेटा, ये मेरा पिरिमिडिन है बच्चे, G मेरा प्यूरिन है, ये मेरा पिरिमिडिन है। तो ये A plus T by G plus C will not be equal to 1. ये हर एक स्पीसीज का अलग अलग होगा। जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर this value will always be less than 1.
लेस देन 1 एंड यूकैरियोट्स के अंदर दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर देन 1। तो ई कोलाई में ये वैल्यू आपको 0.92 देखने को मिलेगी एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वैल्यू आपको 1.52 देखने को मिल जाएगी। तो ए एंड जी इक्वल नहीं होगा पारुल, आपका a प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी विल बी देयर। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान से देख लो इस डिफरेंस को, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस है, बड़ा ही ध्यान से इत्मीनान से देख लो। ये दोनों आपके प्यूरिन है, इन दोनों में एक प्यूरिन एक पिरामिडिन है। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? Yes, A is always going to bind with the T, G is always going to bind with the C. A double bond G, A double bond T, G triple bond C will be there. Yes, क्लियर है मैम, क्लियर, सुपर्ब है। तो भाई ये इसी के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको समझाती हुई जाती हूँ, क्वेश्चन मैं कराती हुई जाती हूँ। तो मैंने आपको ये समझाया कि एडेनिन हमेशा थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करता है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थायमीन होगा। यस, जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थायमीन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, दोनों डबल बॉन्ड है। एंड प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू पिरामिडिन। ये कहानी क्लियर हो गई। चलो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। आपसे दिया है एडेनिन का कंटेंट वाज 28%, देन यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं समझाती हूं आपको, आप लोग भी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करती हूं। आपसे पूछा हुआ है, आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, चलो सॉल्व करके दिखाओ फिर। आपसे एडेनिन दिया है 28%, है ना। अब क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ इस एक डाटा को पकड़ो और आगे चलो। जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा, बिकॉज A बाइंड्स विद T। तो अगर A 28% है तो T भी मेरा 28% हुआ। यस और नो? यस मैम, यस मैम। अगर हम बात करें A प्लस T प्लस G प्लस C की, ये टोटल 100% हो गया। सारे प्यूरिन सारे पिरामिडिन लिख दिए हमने, ठीक बात है जी। अब मेरा जो ये एडेनिन है ये तो 28 हो गया, थायमीन 28 हो गया, प्लस G प्लस C इक्वल्स टू 100 हो गया, G प्लस इक्वल्स टू 100, ठीक है। 28 कितना हो गया? 56% प्लस G प्लस C। अब जितना ग्वानिन होगा उतना ही तो साइटोसिन भी होगा। यस, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन हुआ। तो 56 प्लस 2C लिख दिया मैंने इक्वल्स टू 100। 2C इक्वल्स टू 100 माइनस 56, 44। यस एवरीवन। तो C कितना हुआ? बोलो मैम 22%। C कितना हुआ? 22%। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, 22%। अब चाहे आप ये लॉन्ग रूट ले लो जो मैम ने समझाया अभी, या आप एक शॉर्ट रूट ले लो। छोटा रास्ता क्या समझा देती हूँ। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, बहुत ही छोटा सा रास्ता क्या है, आपको दे दिया एडेनिन का 28%, आप इसको डबल करो। एडेनिन का जो भी अमाउंट, जिस भी एक न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट आपको दिया है उसको आप डबल करेंगे। डबल आपने किया, बन गया आपका 56। इसको आप 100 में से माइनस कर दो और जो वैल्यू आएगी उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। समझ आया? छोटा रास्ता समझ में आया?
जिस भी न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट आपको दिया हुआ है आप उसको डबल करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप हाफ करेंगे, दैट विल बी द आंसर। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में वही आपका आंसर निकलेगा। चाहे तो आप इतना लंबा रास्ता लेके निकालो, चाहे एकदम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जो भी अमाउंट दिया डबल करने का, 100 में से माइनस करने का, जो वैल्यू आया उसको 2 से डिवाइड करो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी योर 22%। अच्छा, कुछ बच्चे एग्जाम टेम्परामेंट के कारण यहीं पे अटक जाते हैं 44 पे, है ना। एग्जामिनर को भी पता है मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, तो आंसर में 44% भी दिया है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसको 2 से डिवाइड भी करना है। आंसर इज 22%। एम आई क्लियर इन दिस क्वेश्चन? एम आई क्लियर? यस यस एवरीवन। चलो सुपर्ब, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्स 2016 में जब आपका एम्स का पेपर, नीट का पेपर अलग अलग होता था, तब का एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। एक्सक्यूज मी। इन a 3.2 kilo base pair long piece of DNA, 820 adenine bases were found. What would be the number of cytosine bases? एडेनिन दे दिया बच्चे, एडेनिन इज 820। मैम ने कहा था उसको डबल करो जो दिया हुआ है, 820 बाई 820 0.41640। इसको माइनस करो टोटल में से, वहां पे कुछ टोटल वैल्यू थी नहीं, यहाँ पे 3.2 किलो बेस पेयर मतलब 3200 इज टोटल। 1640 को माइनस कर दो 06। समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को? हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। 06 5 1560। यस 1560। आप क्या करना जी, अब इसको हाफ कर देना। 1560 का मैंने हाफ किया तो 780 आ गया। बताओ, शॉर्ट रास्ता किया, शॉर्ट रास्ता लिया पारुल, 780 आ गया। ये क्लियर तो दिख रहा है ना आप बच्चों को? यहाँ पे दिखाऊं क्या? चलो यहाँ बता देती हूँ फिर से बताऊं। आपको वैल्यू दी हुई है एडेनिन की विच इज 820। मैम ने कहा जो भी वैल्यू दी हो उसको डबल करो, 0.41640 आ गया। फिर मैम ने कहा उसको माइनस करो 100% में से, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3200 किलो बेस पेयर, तो 3200 1640 को माइनस किया, निकल के आएगा 1560। जो वैल्यू आती है उसको हाफ कर दो, हाफ किया, निकल के आया 780। तो करेक्ट आंसर विल बी योर 780। कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? यस और नो इन द चैट बॉक्स। चाहे तो आप वो ट्रेडिशनल तरीका अपना लो, a प्लस जी प्लस टी प्लस सी इक्वल्स टू 3200, फिर a की वैल्यू लिखो, फिर t की वैल्यू निकालो। चाहे आप वो अपना लो, या सिंपल सा आप उसको डबल करो, टोटल में से माइनस करो, जो वैल्यू आई उसको हाफ करो। डबल, टोटल में से माइनस, जो वैल्यू आई उसको हाफ। बस ये 3 स्टेप्स में कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? आंसर इज 780। चलिए आगे, चलो सुपर। कुछ भी डाउट हो तो बच्चों प्लीज मुझसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच बेटा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछते हुए चलना, कोई भी कैसा भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको समझाया बच्चे कि जो चारकॉफ सर थे उन्होंने इतनी सुंदर डिस्कवरी करके आपको दी, विलिकन एंड फ्रैंकलिन ने आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके दी, तो ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर लिया वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने आपको डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर दिया एंड उसके कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन किया कि जो डबल हेलिकल मॉडल है उसमें किस टाइप के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट है, क्या उसमें नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ है या बाहर प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं, या उसमें क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो 2 बेस पेयर है वो कैसे स्टैक कर रहे होते एक दूसरे को। ये सारी बातें समझाई हमें वाटसन एंड क्रिक सर ने। तो एक एक करके मैं आपको सारे फीचर्स समझाती हुई चलूंगी, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहला फीचर, सबसे पहली बात जो एक्सप्लेन करी क्रिक एंड वाटसन सर ने, दैट वाज इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इन्होंने कहा जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, जहां पे आपकी जो बैकबोन है, द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन में शुगर एंड फॉस्फेट है, और जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर प्रोजेक्टिंग इनसाइड, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच। कैसे डायग्राम से क्लैरिटी बहुत अच्छी हमें आती है ना, हम बायो के बच्चे, हमें डायग्राम देखने की बड़ी अच्छी सी हैबिट है। तो कुछ इस तरह का आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में बच्चों ये तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये हो गया जी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया टी, है ना, ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस सारे। तो आप देखो स्ट्रक्चर के अंदर यू कैन सी कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड बैकबोन में आई एम हैविंग प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ये मेरा डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये मेरा डिऑक्सी राइबोज शुगर है, एंड ये मेरा फॉस्फेट की मोइटी है। तो आई कैन क्लियरली सी, हाँ बेटा पारुल, डेफिनेटली मैं इस पे वर्कआउट करूंगी, बट मेरे को ये लगता है पारुल कि लैंग्वेज एक सिंपल सा बैरियर हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है, अदरवाइज लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। जब भी आप समझना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो सीखने की जो लैंग्वेज है वो दिल से आती है, दिल से दिल तक आवाज जानी चाहिए। अब मैं चाहे हिंदी के शब्द बोलूं चाहे इंग्लिश के शब्द बोलूं, अगर मेरी दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है मतलब आप समझ जाओगे उस टॉपिक को। ठीक है, मैं बहुत दिल से पढ़ा रही हूँ तो आप भी बहुत दिल से सुन रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। तो अगर दिल से दिल का कनेक्शन हो गया तो बड़ा अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। ठीक है, चलो सुपर। तो मैंने आपको कहा जो शुगर फॉस्फेट चेन है वो एज ए बैकबोन प्रेजेंट है, एंड जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टिंग इनसाइड। ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनसाइड, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया वॉटसन एंड क्रिक सर ने। डन। चलो जी आगे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट दिया उन्होंने, ये मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस दिखा रही हूँ, मैम ने कुछ अलग से डिस्कवरी नहीं कर ली है, ये एनसीईआरटी की लाइंस ही आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ आपको डायग्राम की हेल्प से। दूसरी फाइंडिंग जो थी वॉटसन एंड क्रिक सर की, इन्होंने कहा जो दो चेन है दे हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जो एक चेन है वो आपका 3 to 5 प्राइम में मूव करेगी, एंड जो दूसरी है वो आपकी 5 to 3 प्राइम में मूव करेगी। तो मेरे पास बच्चों ये दो चेन्स मूव कर रही है डीएनए की, एक तो 5 to 3 है, दूसरी मेरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसीलिए मैं इसको पैरेलल ना कह के एंटी पैरेलल बुला देती हूँ, दोनों जस्ट ऑपोजिट है पोलैरिटी में, दैट इज द रीजन मैं इसको एंटी पैरेलल बुला देती हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए आप ये अपना डीएनए को देखो, ये जो मेरा एक स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड, ये सेम स्ट्रैंड आगे जाकर के 5 प्राइम में एंड होता है। जो मेरी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, तो इसको मैं क्या कहूं, बोलो मैम आप इसको एंटी पैरेलल कह दो, मैम आप इसको एंटी पैरेलल कह दो। तो जो दो चेन है वो एंटी पैरेलल है इन द पोलैरिटी, वन चेन रन्स फ्रॉम 5 to 3 एंड सेकंड वन रन्स फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन। ये दूसरी बात समझाई वॉटसन एंड क्रिक सर ने। एम आई क्लियर? दूसरी बात आपको समझ में आई वॉटसन एंड क्रिक सर की? यस। चले तीसरी बात पे। तीसरी बात सर ने कहा जो बेसिस है इन द टू स्ट्रैंड्स दे आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके रखी है उसमें। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जो एडेनिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन से, एंड जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से। तो ये एनसीईआरटी आपको क्या कह रही है? The bases in the two strands are paired through hydrogen bond फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो ये मेरा एक बेस पेयर हो गया। एक बेस पेयर में मेरे 2 न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमीन एंड ग्वानिन ऑलवेज बाइंड्स विद साइटोसिन। ये भी बच्चे मेरा एक बेस पेयर हो गया। तो एक बेस पेयर में आई कैन क्लियरली सी आई एम हैविंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स। एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो जो बेसिस है बच्चे 2 स्ट्रैंड्स में वो हाइड्रोजन बॉन्ड के तहत जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन एंड थायमीन फॉर्म्स guanine forms 3। ठीक है, उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू द pyrimidine। तो A एंड G मेरे प्यूरिन थे, थायमीन एंड साइटोसिन मेरे pyrimidine थे। तो चार्गव सर ने ये तो कहा था जितना प्यूरिन उतना ही pyrimidine। समझ पा रहे हो कैसे स्टडीज आपकी रिलेट हो जाती है?
चार्गव सर ने यही तो हमें समझाया था कि प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद द पिरिमिडिन, मतलब जितना प्यूरिन होगा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में उतना ही आपका पिरिमिडिन भी होगा। दैट इज द रीजन यू कैन सी कि एडेनिन आपका थायमिन से ही बाइंड कर रहा है, ग्वानिन आपका साइटोसिन से ही बाइंड कर रहा है, तो जितना प्यूरिन उतना ही मेरा पिरिमिडिन हो जाएगा। तो इट विल जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑल्सो। भाई जो पिरिमिडिन है और प्यूरिन है, पिरिमिडिन थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर है, प्यूरिन थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। अब आप खुद सोचो, अगर प्यूरिन के आगे प्यूरिन आया, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आ गया, पिरिमिडिन के आगे पिरिमिडिन आया, बहुत छोटा स्ट्रक्चर आ गया, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन विल मेक अ इक्वल बैलेंस। तो जो आपका डायमीटर है दैट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द हेलिक्स, थ्रू आउट द हेलिक्स आपका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यस। तो मैंने आपको समझाया तीसरी बात ये कहती है द बेसिस ऑफ द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर। आपका जो थायमीन है वो एडेनिन से बाइंड कर रहा है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, आपका जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से बाइंड कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन पेयर्स विद थायमीन थ्रू 2 एंड साइटोसिन विल ऑलवेज विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू योर ग्वानिन। ये आपकी थर्ड फीचर है डबल हेलिकल मॉडल का। इसी फीचर में यह भी बताया गया कि आपकी जो पूरी चेन है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाती है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं बहुत ही बल्कि स्ट्रक्चर आ गया, कहीं पे बहुत ही पिचकू सा छोटा सा स्ट्रक्चर आ गया। देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द डीएनए। तो अगर प्यूरिन प्यूरिन मिलता है तो भी मजे की बात नहीं हो पाएगी, दोनों बड़े स्ट्रक्चर है, स्टीरिक हिंड्रेंस विल बी देयर। अगर पिरिमिडिन पिरिमिडिन मिलता है तो भी मजे की बात नहीं होगी, छोटा स्ट्रक्चर है दोनों, तो कहीं पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर कहीं छोटा, ऐसा नहीं होता है नेचर में। नेचर हमेशा एक यूनिफॉर्म चीज बना के चलती है। तो डीएनए में आपके यूनिफॉर्म डिस्टेंस देखने को मिलेगी, रीजन बीइंग कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से बाइंड करेगा। एक बल्कि स्ट्रक्चर, एक स्मॉल स्ट्रक्चर, स्टेरिक हिंड्रेंस को भी हमने मिनिमाइज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विद द पिरिमिडिन, ये हमेशा पिरिमिडिन से ही बाइंड करेगा। चलिए फोर्थ फीचर देख लेते हैं जो क्रिक सर ने, वॉटसन सर ने हमें समझाया। फोर्थ वन, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। जो दो चेन्स है वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड अप होती है। अगर उसकी पिच आपसे कोई पूछे, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर्स, which will be 3.4 nanometers in 1 billionth of a meter, that is इतना। and there are roughly 10, एक जो टर्न होगा, एक जो हेलिकल टर्न है उसमें रफली आपके 10 बेस पेयर्स होंगे। आपकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है, एक टर्न में रफली 10 बेस पेयर है। तो बिटवीन द टू बेस पेयर, बिटवीन अ बेस पेयर, कोई आपसे पूछे कि कितना डिस्टेंस होगा, आप कहेंगे मैम इट विल बी 0.34। तो 3.4 नैनोमीटर को आपने सिंपली 10 से डिवाइड किया तो दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर्स। डायग्राम में देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों जो हेलिकल पिच है आपकी वो 3.4, ये आपका एक हेलिकल पिच है, दिस वन विच इज योर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 रफली इसके अंदर आपके 10 बेस पेयर्स आ जाएंगे। कैलकुलेट मत करना, रफली 10, ये आप डायग्राम की हेल्प है, इसमें आपको एग्जैक्ट 10 बेस पेयर नहीं दिखेंगे बिकॉज ये 3D मॉडल होता है। 3D में जो आपको दिख रहा है वो 2D है, तो 3D के अंदर यहाँ पे आपके 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। अब दो बेस पेयर के बीच में आपसे कोई पूछे बिटवीन द बेस पेयर इन द हेलिक्स, दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो दो बेस पेयर है, दो बेस पेयर, इसके बीच का डिस्टेंस विल बी 0.34 नैनोमीटर। एम आई क्लियर? एक हेलिक्स में आपके 10 बेस पेयर है, एक हेलिकल टर्न आपका 3.4 नैनोमीटर का हो जाता है। तो बिटवीन द टू बेस पेयर आई एम हैविंग 0.34 नैनोमीटर्स। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर इन दिस एस्पेक्ट? यस, रफली 10 बेस पेयर। डन है, चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ फीचर जो आपका डबल हेलिकल मॉडल समझाता है वो ये है कि जो प्लेन है ऑफ वन बेस पेयर दैट विल स्टैक विद द सेकंड वन इन डबल हेलिक्स,
भाई आपका 3D मॉडल है, तो जो एक बेस पेयर है वो स्टैक करेगा दूसरे बेस पेयर के ऊपर, और ये एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, आपसे पूछ लिया गया था कि व्हाट इज दैट रीजन जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी कन्फर करता है। तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड तो वन ऑफ द मेजर रीजन है ही है, उसके अलावा जो आपका वन बेस पेयर स्टैकिंग हो रही है दूसरे के ऊपर, दैट इज इन सच अ वे कि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आप खुद सोचो, एक प्यूरिन जो बल्कि स्ट्रक्चर है वो बाइंड किया पिरिमिडिन से जो कि लाइट स्ट्रक्चर है, और आपके नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, राइट। अब आप समझिए, अगर वो ऐसे सेम स्टैक होगा तो देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए जो एक प्लेन है ना, एक प्लेन की जो स्टैकिंग है वो इस तरीके से हुई है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपस में टकराए ना, ताकि आपस में हार्मनी बना के सारे मॉलिक्यूल्स रह पाए। देयर इज अ सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन दैट हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट एवरीवन। तो देखो कुछ इस तरीके से ये जो आपके दो बेस पेयर आप देख पा रहे हैं, इनको इस तरीके से अरेंज किया है नेचर ने कि दे कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी, ये हिंड्रेंस ना प्रोवाइड करे, मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फ्रिक्शन ना हो, ये एडिशनल आपको स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करे। तो द प्लेन है ऑफ वन बेस पेयर, इट स्टैक ओवर द अदर वन इन डबल हेलिक्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्ड देम टुगेदर एडिंग टू द स्टेबिलिटी में वो एड ऑन कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने डबल हेलिकल मॉडल के सारे फीचर्स को पढ़ा। डबल हेलिकल मॉडल वाज ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एंड चार्गाफ रूल, उसके तहत ही निकाला गया था। मैंने आपको 5 फीचर्स समझाए जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या क्या फाइंडिंग्स करी गई अबाउट द डीएनए। अब वक्त है कि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो भी हमने अभी पढ़ा है उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 क्वेश्चंस आपके जरूर आ जाएंगे, तो एक भी लाइन को हम नहीं मिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन, मैंने थोड़े पुराने क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मंझ के समझ पाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, जो फर्स्ट फीचर था आपका डबल हेलिकल मॉडल का, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल मींस, क्या मतलब होता है एंटी पैरेलल का? याद करो, मैम ने कहा था पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है, याद आया? क्यों कहा था? बिकॉज वी आर हैविंग 2 स्ट्रैंड्स इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैंड का पोलैरिटी विल बी 5 to 3 प्राइम, दूसरे स्ट्रैंड का पोलैरिटी विल बी 3 to 5 प्राइम, दोनों ऑपोजिट होंगे पोलैरिटी में, तो वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई फंडा नहीं था जी। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एट देयर एंड्स शेयर द सेम पोजीशन, सेम होगा कि ऑपोजिट होगा? थर्ड वन देख लो, द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक स्ट्रैंड में वो 3 प्राइम पे होगा, दूसरे स्ट्रैंड में वो 5 प्राइम पे होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज। बकवास बात लिखी है ना न्यूटन? बहुत बढ़िया, न्यूटन ने एंट्री मार ली है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आया है न्यूटन, है ना? गुड आफ्टरनून बेटा, टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना? देखो आप कितना डिसिप्लिन्ड हो वही दर्शाता है कि आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, आप वेट लूज करना चाहते हो या आप नीट 2024 को में फोड़ना चाहते हो, पहली दूसरी रैंक चाहते हो, तो मेन चीज जो आपको रिजल्ट देगी वो आपका डिसिप्लिन एंड आपकी कंसिस्टेंसी। आप डेली बेसिस पे सेम इंटेंसिटी से पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर वेट लूज करना है तो डेली बेसिस पे सेम कंसिस्टेंसी से, सेम डिसिप्लिन से आप दौड़ पा रहे हो कि नहीं दौड़ पा रहे हो, ठीक है? तो अगर आपके रोज के एफर्ट्स काउंट होंगे, है ना, वो एक दिन में कोई टॉपर नहीं बन जाता। एक दिन बहुत सारा पढ़ाई कर ली तो आप ऐसा नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, जब तक कि आप डेली बेसिस पे एफर्ट्स नहीं लगाते चलोगे। थोड़े थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स जो है आपके, वही आपके एक बहुत फाइनल ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है
नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। आप, मैं एक बात समझा रही हूँ आपको कि दिस इज द टाइम जो ऐसे ढीला बैठने वाला टाइम नहीं है, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम दिया, ठीक है, अब थोड़ा छुट्टी हो गई, थोड़ा आलस करते हैं आराम से, बाद में जब लगेगा कि हाँ अरे सिलेक्शन तो हुआ नहीं, तब जाके हम काम करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत सारे बच्चों की मनोदशा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एटलीस्ट जो मेरी क्लासेस में रेगुलर आते हैं वो इस मनोदशा से ना गुजरे, उनको क्लैरिटी हो कि भाई एग्जाम गया, ठीक है, जैसा हुआ ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अच्छा, डाटा खत्म हो जाता है, ओके ओके। चलो भाई देखो, लाइव क्लास में मजे की बात ये होती है कि आप अपने डाउट पूछ पाते हो अच्छे से, मैम भी इंटरेक्ट कर पाती है आप बच्चों से, आपके सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं, वैसे भी बहुत सारी चीजों से आप जूझ रहे होते हो, बहुत सारे डाउट भी मैम ले लेती है क्लास में। तो लाइव क्लास का तो अपना एक अलग फन है ही, हम एक दूसरे को जान जाते हैं अच्छे से। जैसे न्यूटन को मैं जानती हूँ 2 सालों से, तो ये बच्चा बहुत ही रेगुलर क्लास लगाता है, 11th की भी 12th की भी, है ना। तो ऐसे जान जाते हैं एक दूसरे को, तो बड़ा ही एक पीसफुल सा माहौल हो जाता है। हाँ चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो इस क्वेश्चन के बारे में, अदरवाइज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों पुराना सवाल है, 2008 का उठाया हुआ क्वेश्चन है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करो। इन द डीएनए मॉलिक्यूल में, in the DNA molecule there are 2 strands which run anti-parallel, one in 5 to 3 and other in 3 to 5, first. Number 2, the total amount of purine nucleotides and pyrimidine is not always equal. ये स्टेटमेंट तो ये कह रही है कि जो चार्गव सर थे ना, चार्गव सर के रूल को मना कर दिया कि होता ही नहीं है ना। चार्गव सर ने इतनी मेहनत से रूल निकाले और ये मना कर रहा है, ऐसा नहीं काम चलेगा। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स व्हिच रन पैरेलल, डबल हेलिकल मॉडल की पहली लाइन, दे रन एंटी पैरेलल, गलत हो गया। नंबर डी, द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थायमिन विल वेरी, एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमिन, जितना एडेनिन उतना ही थायमिन, जितना गुआनिन उतना ही साइटोसिन, गलत बात है जी। तो करेक्ट आंसर विल बी, yes, very good Parul and Newton, both of you, very good. Answer will be option number A, which is your correct answer. All right, चलो आगे मूव हो जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, एंड बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। दस नॉर्मल सी लाइन आपको लिख के छोड़ दी है और आपको लगता है कि इससे तो क्या ही आएगा, बट इससे बहुत बार सवाल आते हैं, एविडेंस के तौर पे क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएंगे। द टॉपिक इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्या कहता है? सेंट्रल डॉगमा आपका वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया था। इनका ये कहना है कि देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपके पास मास्टर कॉपी है विच इज डीएनए। भाई डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वी नो इट वेरी वेल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने इंफॉर्मेशन को आरएनए को पास ऑन करता है एंड आरएनए प्रोटीन को पास ऑन करता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन है, वी नो इट वेरी वेल। तो वर्किंग कॉपी तो आपकी प्रोटीन ही है, जो फंक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है। इसलिए आपको बोला जाता है ना कि प्रोटीन कंज्यूम करो, प्रोटीन कंज्यूम करो। तो जो मास्टर कॉपी है डीएनए, उससे वर्किंग कॉपी जो कि आपकी प्रोटीन है, वहां तक जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब जो मेरा डीएनए है वो आरएनए बनाता है, स्पेसिफिकली एमआरएनए की हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। जो डीएनए ने एमआरएनए को बनाया उस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए ने जो प्रोटीन को बनाया उसको आप ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए भी आप बना सकते हो, उसको आप रेप्लिकेशन कह देते हैं। उसको आपने कहा मेरे बच्चे रेप्लिकेशन। तो बस ये 3 टर्म्स आपको पता होना चाहिए एंड ये तीनों टर्म्स आप डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर भी। डीएनए से डीएनए बनाना कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनाना कहलाता है ट्रांसलेशन। दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन from DNA to the protein is your central dogma of molecular biology. DNA को मैंने कहा it is my master copy, it is my master copy, and protein को मैंने कहा मेरे बच्चों this is my working copy, working copy।
ठीक है, मास्टर से वर्किंग पे जाना कहलाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, किसने दिया? क्रिक साहब ने दिया। वी हैव वन मोर very important aspect of central dogma which is called as reverse central dogma। अब भाई टमिन एंड बाल्टीमोर ने ये कहा कि ठीक है तुमने सेंट्रल डॉगमा समझा दिया, बट वी हैव सम वायरस, कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। अब उस केस में मुझे आरएनए से डीएनए बनाना होता है, तो अब इसको भी ऐड कीजिए कृपा करके। तो आरएनए से जो डीएनए बनाना हुआ, इसको मैंने कह दिया बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा मेरे बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह दिया इसको। ठीक है, एंजाइम विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो एंजाइम है देखो, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। यहाँ पे आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज विल बी देयर। ठीक है, तो टमिन एंड बाल्टीमोर ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इन सम वायरसेस। इन्होंने कहा इसको भी पार्ट बना देना चाहिए। तो ऑल कंक्लूसिव अगर हम बात करें तो डीएनए से डीएनए बनाया, बोलो क्या होगा? बोलो मैम रेप्लिकेशन होएगा। डीएनए से आरएनए बनाना क्या होगा? बोलो मैम ट्रांसक्रिप्शन होएगा। क्या होगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से रिवर्स डीएनए बनाना क्या होगा? बोलो मैम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। मैम ने लिख दिया है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाना, बोलो मैम ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? यस, दिस इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डन। चलो समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। नीट 2013 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द डीएनए। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए बी सी क्या है? ये ए क्या प्रोसेस है, ये बी क्या है, ये सी विच इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज कर दिया? बता दो जी। अब आपको पता है कि मैम ए यहां पे लिख देती है मैम, ए तो मैम ट्रांसक्रिप्शन है मैम, बी तो मैम ट्रांसलेशन है ना। अब देखो ऑप्शंस में एग्जामिनर आपको फंसाएगा। ऑप्शन देख लो पहले, ए ट्रांसलेशन दे दिया, आहा ठीक है, चलो ना, ए ट्रांसक्रिप्शन दे दिया, बी ट्रांसलेशन दे दिया, सी इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। सी ऑप्शन देख लो, ए को ही ट्रांसलेशन बतला दिया। डी ऑप्शन आप देख लो, ए को ट्रांसक्रिप्शन, बी को रेप्लिकेशन बता दिया, रेप्लिकेशन। तो करेक्ट आंसर माय डियर किड्स विल बी ऑप्शन नंबर 2, प्रपोज्ड बाय क्रिक सर। क्रिक सर ने प्रपोज कर दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर विल बी योर ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन एंड सी इज फ्रांसिस क्रिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, सुपर्ब, आगे मूव करते हैं। Yes, this is the last question and this is your homework question। आपको पता है मैम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ती है, होमवर्क क्वेश्चन जरूर देके जाती है। तो आई विल लीव यू विद दिस थॉट। इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचो और मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना, कमेंट में। और ये सेम बात मैम ने लेक्चर के दौरान में यूज भी कर दी है, इसका आंसर मैम बता चुकी है। देखती हूँ कितना अटेंटिवली आप सुन रहे होते हैं मुझको। इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट्स में डालना, कॉमेंट्स को मैं पर्सनली जरूर मॉनिटर करूंगी। ऑलराइट एवरीवन, तो आज की कक्षा में इतना ही होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट, कोई भी आपत्ति परेशानी, अगर मेरी क्लास को आप बाद में भी देखते हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर पूछा करो बच्चों। जितना आप पूछोगे उतना ही आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, उतना ही आप इस टॉपिक को समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन। कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रही हो पढ़ाई करते टाइम पे, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा हो, आई विल डेफिनेटली टेक अप दैट टॉपिक और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको जरूर मैं सॉल्व करूंगी। लाइव क्लास में आया करो। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने ख्याल रखो सारे बच्चे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।